साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट कोचिंग में। उत्कृष्ट कोचिंग के माध्यम से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश, जो कि फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और सरल भी अगर इसको सही से समझा जाए बारी बारी से। साथियों देख लेते हैं ये हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब प्रकाश, जो भी हमारे सन से प्रकाश आता है या किसी भी लाइट से, बल्ब से प्रकाश आता है, वो वस्तु पर आपतित होता है, वस्तु पर पड़ता है उसका प्रकाश। और वो प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे मान लिया ये आँख है, ठीक है, और यहाँ ये कोई आँख देख रही है और यहाँ पर ये वस्तु है। मान लिया सन से प्रकाश आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो जरूरी है ये यहाँ तक प्रकाश आए। अगर यहाँ पर कोई अवरोध है और यहाँ पर प्रकाश, क्योंकि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, ठीक है, गमन करता है, तो यहाँ पर प्रकाश, अगर यहाँ पे अवरोध है तो प्रकाश नहीं आएगा, तो हमें ये वस्तु भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर प्रकाश आ रहा है और वस्तु से टकराकर सीधे हमारी आंखों पर टकराता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि, और हाँ, इसमें ये एक बात और, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिस विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, यानी कि गमन करती है। चलिए देख लेते हैं आगे, जो है प्रकाश की दोहरी प्रकृति। अब प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, इसके बारे में आज जो आजकल देख रहे हैं प्रकाश को, कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कण मीन्स एक, ठीक है, कणों के रूप में, तरंग मीन्स वेव के रूप में, ठीक है। तो कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है, कुछ में उसकी कण प्रकृति प्रबल होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति इसी को कहते हैं कि तरंग और कण प्रकृति इसमें दोनों में होती है। तरंग प्रकृति में जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है। विवर्तन में दो चीज़ें, व्यतिकरण और ध्रुवण हम पढ़ते हैं, जो कि आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, इसको विस्तार से भी पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, कण प्रकृति में जो प्रकाश का कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव है, इसके बारे में देखा जाता है। और इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था, प्लांक ने किया था। और इसमें ये बताया गया था जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में चलता है, जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू, ठीक है। और ये एच न्यू किसी भी मतलब एक पूर्ण गुणज के रूप में होती है, इस फोटॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रकाश की स्पीड क्या होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश की वेग ज्ञात किया था। इसमें बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की, ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, निर्वात में, और ये पूरा एग्जैक्ट डाटा दिया गया है। लेकिन हम आजकल पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब कहीं कहीं पे हम देखो, क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। किन बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल प्रकाश निर्वात में 0 होती है। बिना किसी, देखो, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विकिरण के आधार पर प्रकाश चलता है, ठीक है, विकिरण में गमन करता है, विकिरण के आधार पर चलता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। माध्यम में, सघन माध्यम में जैसे जैसे आते जाते हैं प्रकाश की चाल कम होती जाती है।
इसी प्रकार देखो हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम हो जाती है निर्वात की अपेक्षा, और पानी में 25% तथा कांच में 35% कम हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और यानी कि पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक याद रखना, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक हमेशा यही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल टारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸। फिलहाल तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रकाश। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। याद रखना है 10⁸ ये सब में कॉमन है, केवल संख्याओं का हेर फेर है। ठीक है, ये चीज़ें देख लेनी है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें भी याद रखनी ज़रूरी हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जो प्रकाश की यानी कि इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद, ठीक है, फिजिशियन, इन्होंने देखा था और ये गणितज्ञ भी रहे हैं। न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश की सभी रंगों के प्रकाश को मिलकर बना है। सभी रंग, जैसे विबग्योर, ठीक है, कौन सा? विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, बैगनी, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये वायलेट भी को बैगनी या वायलेट भी कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वायलेट कहते हैं। तो ये 7 रंगों का समूह होता है, ये श्वेत प्रकाश में होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के रंगों को कहा जा सकता है, लेकिन ये 7 मेन रंग हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ये इंद्रधनुष में भी दिखाई पड़ते हैं जब उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये श्वेत प्रकाश से निर्मित और श्वेत प्रकाश में छिपे हुए रंग होते हैं, और इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। इनको भौतिकविद भी कहा गया और गणितज्ञ भी कहा गया। डच भौतिक शास्त्री हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और पॉइंट। अगला पॉइंट है सन 1800 ईस्वी में अंग्रेज भौतिक थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। ये भी तरंग पर ही आधारित है। उन्होंने दिखाया कि 2 प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थितियों में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। देखो व्यतिकरण का जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज ये देखने को मिलेंगी, और ये किस प्रकार से 2 छिद्र, बहुत थिन छिद्र किए जाते हैं, वहाँ से प्रकाश को गुजारा जाता है। तो ये व्यतिकरण की घटना देखने को मिलती है, और बहुत ही इसमें डार्क फ्रिंज और शार्प फ्रिंज ये बनती दिखाई देती हैं, ठीक है। कहीं पर चमकीली लाइन दिखाई देती है और कहीं पर डार्क लाइन। तो ये व्यतिकरण के माध्यम से ही ये घटना होती है। और यंग के प्रयोग को प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सत्यता का प्रमाण मान लिया गया, ठीक है। आगे और देखते हैं इसी को। चौथा, 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों के गति के लिए उत्तरदायी होता है। तरंगों की गति के लिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्तरदायी होते हैं, मतलब इनको जो आपस में बदलते हैं वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होता है। मैक्सवेल के तरंगों संबंधी इस सिद्धांत के गणितीय गुण प्रकाश के लिए आकलित गुणों से मिलते थे। कंपन कर रहे विद्युत आवेशों द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये जो तरंगे हैं विद्युत और चुंबकीय तरंगे, ठीक है, उनके आवेशों द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह परमाणु में उपस्थित विद्युत आवेश ही है। वही क्या है? परमाणु में उपस्थित विद्युत आवेश है। मैक्सवेल के इस प्रकार से प्रकाश के तरंग स्वरूप और भी मान्यता मिली, ठीक है। तो ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो इसी
अब आगे देख लेते हैं, इसमें आगे आएगा कि कण प्रकृति इसकी, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत में इसकी कण प्रकृति को दर्शाया गया है। 1900 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद मैक्स प्लांक ने एक समीकरण दिया जो क्या है, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, या हम कह सकते हैं E बराबर एच न्यू। न्यू मीन्स सी अपॉन लेमडा, ठीक। न्यू होता है आवृत्ति, लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आंकड़ों से अब ये मैंने यहाँ पर ये सी अपॉन लेमडा जो लिखा है, तो ये सी अपॉन लेमडा ये क्या है, न्यू के बराबर है। न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है और जिसका एनर्जी एच न्यू होता है। जब ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित मात्रा में होती है तो उसे क्वांटा कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, और बाकी इसके बारे में जब भी क्वांटम मैकेनिक्स है तो उसके बारे में पूरा डिटेल बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए। फिलहाल टीजीटी के लिए बस अभी इतना ही सामान्य जानकारी ही काफ़ी है इसके लिए। बाकी आगे देख लेते हैं, और कि जो ग्रहण होते हैं, क्योंकि प्रकाश के कारण ही ये जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इनके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देख लेते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, उस भाग में क्या होता है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन होती है। देखो ये सूर्य ग्रहण है, ये तो अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, किसके दिन, अमावस्या के। लेकिन चंद्र ग्रहण किसके दिन होता है, पूर्णिमा का दिन। अब इसको याद कैसे रखना है, चंद्रमा हम देखते हैं, चंद्रमा कहते हैं, तो ऐसे पूर्णिमा याद रखना है, ठीक है। यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन, और उसका उल्टा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण, अब इसमें जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, किसके बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है, चंद्रमा पड़ती है, तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्णिमा के दिन होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता, क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा में कक्ष तल के साथ 5 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अब इसके अगली जो पार्ट होगा उसमें हम अलग अलग पार्ट में प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, इसको डिटेल से पूरी वीडियो को समझेंगे, जो कि इसमें अभी शॉर्ट में सभी चीज़ों को जानकारी प्रदान की गई है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।